टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डसना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद ने मुसलमान और मुसलमानों पर ही विवादित टिप्पणी। प्रयागराज संगम नगरी पहुंचे अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद ने मुसलमान और मुसलमानों पर प्रेस वार्ता करते हुए विवादित टिप्पणी की और कहा कि मुसलमान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और यह जिहादी काफिरों का खात्मा कर देंगे। साथ ही कहा कि हिंदुओं को एक होना चाहिए और अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। साथ ही ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जिहादी PFI को देखकर यह सिद्ध भी हो गया है कि 70 साल का मुसलमान भी बच्चे पैदा करने में लगा है। बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो कानून नहीं बना। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा। हिंदू संगठन मुस्लिम विरोध नहीं कर पा रहे हैं, केवल योगी ही जिहाद का मुंह तोड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं योगी जी यूपी के CM होने चाहिए और जब CM से हटे तो उन्हें PM बनना चाहिए। हरिद्वार में धर्म संसद इस्लाम के खिलाफ दिसंबर में किया जाएगा। बता दें, यह वही डसना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। वही कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई और पुलिस के आला अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। आइए सुनाते हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय संत परिषद ने और क्या कहा। एक बड़ा सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, कितने लोग रहेंगे, कौन कौन लोग रहेंगे, क्या मैसेज देंगे इससे? देखिए, इस्लाम के जिहाद की अवधारणा ये है कि जो लोग मोहम्मद में विश्वास नहीं करते और मोहम्मद के अल्लाह में विश्वास नहीं करते वो सब काफिर हैं। जो इस्लाम को नहीं मानते वो सब काफिर हैं। और इस्लाम की जो किताब है कुरान, वो कहती है कि उसका एक धर्म युद्ध, होली वार ऑफ इस्लाम, जिहाद, वो तब तक जारी रहेगा जब तक दुनिया में एक भी काफिर रहेगा। मतलब जब तक हम सबका कत्ल नहीं किया जाता जब तक मुसलमान लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। तो ये है जिहाद। जिहाद के खिलाफ पहला विश्व धर्म संसद हरिद्वार में आयोजित हो रहा है 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में। जो हिंदुओं की, हम सनातन के सारे धर्मगुरुओं को इसमें बुला रहे हैं और हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस्लाम का जिहाद यदि इसी तरह चलता रहा तो एक दिन उनकी एक एक बेटी के साथ बलात्कार होकर उसको सेक्स स्लेव बना दिया जाएगा और दुनिया के हर व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाएगा मुसलमानों के द्वारा। ये बात पूरी दुनिया को बतानी है। इसी के लिए ये विश्व धर्म संसद आयोजित किया जा रहा है 5 दिन का। ये बताएं सबसे बड़ी चुनौती क्या है? प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री है, फिर भी आपको असुरक्षा क्यों लग रही है? नहीं, मुझे सुरक्षा नहीं लग रही है, यह सुरक्षा है। मेरे लगने या लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या, जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, एक एक मुसलमान 70 साल का मुसलमान भी बच्चे पैदा करने पर लगा हुआ है, लेकिन कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का ये प्राइम एजेंडा था और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तो जब वो दूसरी बार सांसद बने थे तब लोकसभा में इसके लिए बिल रखा था, प्राइवेट बिल रखा था, लेकिन आज वो कानून कहीं नहीं है और अब इसका बनने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये तय हो चुका है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। जो संघ है, तमाम हिंदू संगठन है, आपको क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तो उनसे पूछिए, ये मैं कैसे बता सकता हूँ वो क्या कर रहे हैं। ये तो हिंदुओं को उनसे पूछना चाहिए कि आज सनातन धर्म इतनी मुसीबत में है, आप हमें बचाने के लिए क्या कर रहे हो। ये तो हिंदुओं को उनसे पूछना चाहिए, मैं उनकी तरफ से कैसे जवाब दे सकता हूँ? नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इनका होने का कोई मतलब नहीं? अगर आपको देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये इस्लाम का कोई वास्तविक प्रतिरोध जमीन पर खड़ा कर पाए हैं। इस्लाम के जिहाद का कोई भी हिंदू संगठन वास्तविक प्रतिरोध खड़ा कर पाया है, ऐसा मुझे नहीं लगा अपने जीवन में कभी भी। मौजूदा राजनेताओं में किसी को नहीं लगता कि किसी में क्षमता है कि जो इसका है एक व्यक्ति में क्षमता है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज में ये क्षमता है कि वो इस्लाम के जिहाद का मुंह तोड़ सकते हैं, वो इस्लाम के जिहाद को खत्म कर सकते हैं। केवल योगी आदित्यनाथ जी महाराज में ये क्षमता है। तो लगता है कि आप जो है उनको समर्थन कर रहे हैं पूरे? कि मैं दुनिया से ये अनुरोध करता हूं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने चाहिए और जब वो इस पद से हटें तो सीधे भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ये मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ। 450 वर्षों से जो मुद्दा अटका हुआ था, मोदी और योगी की गवर्नमेंट ने वो मामला सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व कराया। अब भव्य राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाया, आपका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की गाइडलाइन पर चलता है?
आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाया, आपको ये लगता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट मजबूत पैरवी की? देखिए, मजबूत पैरवी से नहीं हुआ कुछ भी, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था और ये मैं इस पर नहीं जाना चाहता। केवल एक राम मंदिर से कुछ नहीं होगा। काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, 40,000 मंदिर और भी हैं। सबकी लड़ाई अगर हम 450 साल लगते रहे तो आपको क्या लगता है कि सनातन सभ्यता के पास इतना समय है? इस्लाम के जिहादी क्या इतना इंतजार करेंगे? हमें इस्लाम के जिहाद से लड़ना है, जिहाद को मिटाना है। जिहाद को नहीं मिटाए तो हम मिटेंगे। ये कैंसर की तरह है धरती का। इस्लाम का जिहाद धरती का कैंसर है। कैंसर का ऑपरेशन नहीं करोगे तो शरीर खत्म। तो क्या ये संभव है कि मुसलमानों को यहाँ से कहीं भगा दिया जाए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है, ये आपको सोचना, मुझे नहीं सोचना। मैं समस्या बता रहा हूँ, आप समाधान पर सोचिए। नहीं है इस्लाम के जिहाद के सामने। इस्लाम का जिहाद चलता रहा तो एक भी मंदिर नहीं बचने वाला। राम मंदिर दोबारा टूटेगा, जो उनके मौलाना टीवी डिबेटों पर बैठकर कह रहे हैं। आपने शायद उनके मौलानाओं की टीवी डिबेट देखी नहीं है। वो टीवी डिबेटों में बैठ के कह रहे हैं कि इंशाल्लाह दोबारा से इसे तोड़कर बाबरी बनाएंगे। आप ये बताएं, आपने कहा है कि आपकी जिस तरह हत्या की साजिश रची जा रही है जी, तो उसके बाद आपका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। बिल्कुल। इतना श्योर क्यों है आप? क्योंकि इस्लाम के जिहादियों ने आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं है जी। और मेरे पास उतनी सुरक्षा है नहीं। मुझे सरकारों ने उतनी सुरक्षा नहीं दे रखी जो सरकारें मुझे बचा लें। 2 कांस्टेबलों से कोई सुरक्षा नहीं होती। अब मैं सफ़र में हूँ, 4 कांस्टेबल हैं, इससे इतनी सुरक्षा थोड़ी होती है। ये तो मेरे साथ मेरे जो लड़के हैं वो मुझे बचा रहे हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस्लाम के जिहादी एक दिन मुझे मार देंगे, मुझे पता है। और मेरा मरना ही सनातन का जीवन दान बनेगा। जब मैं मारा जाऊंगा तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, आपको मेरी बातें याद आएंगी। जो भी हिंदू है, एक एक हिंदू मेरी बात को याद करेगा और वो याद करेगा कि एक आदमी सच के लिए इतनी दिलेरी के साथ मारा गया। जी, तो क्या संदेश देंगे लोगों को आप? मैं हिंदुओं को केवल इतना संदेश देना चाहता हूं कि हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को धर्म और अपने अस्तित्व की रक्षा के लायक बनाएं। आजकल तो हमारे बच्चे कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। हिंदुओं को ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि उनके बच्चे अपनी भी रक्षा करें और धर्म की भी रक्षा करें और अपने बच्चों के भविष्य को किसी भी नेता के भरोसे पर ना छोड़ें। केवल ये 3 बात मुझे हिंदू समाज से कहनी है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल अलग है थोड़ा सा। आज ही जो ट्विटर है, जो ट्विटर से उसको मान्यता दी है, किसे? PFI को। हाँ, तो ट्विटर तो जिहादी है। ट्विटर तो जिहादी ट्विटर, देखिए, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, ये सारे हिंदू विरोधी प्लेटफॉर्म है। उन्होंने PFI को देकर अपना दिखा दिया कि वो किन के साथ है। तो उसका विरोध इस्लामिक फाउंडेशन भी कर रहा है कानपुर में। देखिए, वो ड्रामे हैं। इसको अलतकिया बोलते हैं, अलतकिया का मतलब ये है कि तुम झूठा मूठा विरोध करते रहो ताकि काफिर जो है गफलत में रहे कि वो मुसलमान अच्छे भी होते हैं, मुसलमान बुरे भी होते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि वो ज़्यादातर लोग मिले हुए हैं और वो बहुत वेल मैनेज तरीके से जिहाद कर रहे हैं। ये बताएं कि राम मंदिर को लेकर एक ताज़ा विवाद जुड़ा है, उसका मुझे नहीं पता, ना ही मैं उसमें पढ़ना चाहता। मैं बड़े परिप्रेक्ष्य में लड़ रहा हूँ। ये छोटी मोटी बातें ये चलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद। भारत सरकार और अमेरिका माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को न्यूज़ एजेंसी NI से बात करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ट्विटर नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसके साथ ही ट्विटर बैन किए जाने के सवाल प्रसाद बताए वे भी मंच को प्रतिबंध करने के पक्ष में नहीं। उन्होंने स्थितियों की भी जिक्र किया जिसके तहत सरकार संदेशों को डिस्क्रिप्ट करके मांग कर सकती है, पर ट्विटर और भारत की शर्तें माननी होगी। वहीं प्रयागराज की जनता से जब इस पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ट्विटर एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है जिसको हमें हर जगह से जोड़ता है और आज के टाइम पर हर व्यक्ति की ज़रूरत है और साथ ही भारत को इसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। हर एक चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पक्ष होते हैं। ट्विटर ने लोगों को आपस में जुड़ने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था। सरकार का ये निर्णय कि वो ट्विटर को एकदम से बंद कर देगी, कहीं ना कहीं एक गलत निर्णय हो सकता है।
यदि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को सरकार बंद करना चाहती है तो भी सरकार को दूसरे देशों की तरह अपना स्वतः का एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें जो लोग ट्विटर के माध्यम से अपना प्रोफेशनल और पर्सनल कार्य करते थे वो कार्य लोगों का बाधित ना हो, क्योंकि जैसे अगर बिना निर्णय लिए सही से सोचे बिना अगर ट्विटर को बंद कर देगी तो लोग दूसरे तरीके के चीज़ों को यूज़ करने लगेंगे और जो सरकार की मंशा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो यदि अगर सरकार को ट्विटर को बंद पहले तो करने से पहले ट्विटर को वार्निंग देगी या ट्विटर में जो खराबियां हैं उन पर कार्य करे, यदि वो नहीं हो पाती तो भारत का एक ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जनता को जो है असुविधा ना हो। ट्विटर अगर बंद हो जाएगा भारत में तो बहुत नुकसान होगा लोगों का। लोग रेलवे में चल रहे हैं, किसी महिला प्रेग्नेंट है या छोटा कोई बच्चा है, उसको दूध नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ट्विटर के माध्यम से रेलवे प्रशासन को सूचना दे के कई बार देखा गया है कि बच्चे की जान बचाई गई है, गर्भवती महिलाएं उनका मतलब प्रसव कराया गया है। इस अगर बंद हो जाएगा ट्विटर तो उसके माध्यम से काफ़ी लोगों को इससे हानि होगी। और किस तरह के नुकसान आपको समझ में आते हैं? गांव देहात के लोग भी नहीं जा पाते पुलिस प्रशासन के पास, तो वो मदद मांग लेते हैं ट्विटर के माध्यम से। तो इसलिए ट्विटर अगर बंद हो जाएगा तो लोगों को बड़ी हानि होगी। सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लाए जिससे लोगों को सुविधा हो, तब ट्विटर बंद किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरफार गुप्ता। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेसियों ने चाय पर चर्चा का बैनर लगाकर किया अनोखा प्रदर्शन, जहां पर कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए कहा कि राम मंदिर घोटाले में की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा होनी चाहिए और जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ खिलवाड़ किया है उनको ट्रस्ट से बाहर निकालना चाहिए और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा करानी चाहिए और हमारी मांग भी यही है। और चाय पर चर्चा का बैनर लगाते हुए कांग्रेसियों ने राम मंदिर ट्रस्ट पर निशाना साधते हुए हमला बोला है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह का। देखिए, जिस तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ चंदे का, उसी को लेकर आज हम लोगों ने चाय पर चर्चा की इसकी, और ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर के चंदे में घोटाला हुआ उसकी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इसकी जांच हो और जो भी दोषी हैं उनको तत्काल जो कमेटी बनी है, जो संस्था बनी है, उससे उनको निकाला जाए। क्योंकि बहुत दुखद है ये बात कि इतनी बड़ी जो है पुरुषोत्तम राम की जो आस्था का साथ खिलवाड़ किया गया है और उनके साथ जो घोटाला हुआ है ये सरासर गलत है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जो इसकी जांच हो और जो भी दोषी हो उनको दंड दिया जाए। आज हम लोगों ने चाय पर चर्चा की, बैनर लगाकर कि राम मंदिर के जो भी घोटाले हैं इस पर चाय पे आज हम लोगों ने चर्चा की है और यही हमारा उद्देश्य है कि इसकी जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा। इरशादुल्लाह। जहां गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं चलाती हैं, जैसे पुष्ट आहार, समय समय पर टीकाकरण और बहुत सारी समस्याएं जिनको लेकर सरकार निदान की योजनाएं चला रही है। वहीं हम जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डफरिन पहुंचे और इसका जायज़ा लिया तो वहां पर कुछ बातें ऐसी थी जो चौंकाने वाली थी और कुछ बातें ऐसी थी जिससे वहां के लोग बात करते में बचते नज़र आए। जहां हमने जब बात करी एक पेशेंट से तो उसने बताया कि हाँ, हमें दवाएं और टीका वगैरह तो मिल जाता है, मगर पुष्ट आहार के बारे में कहा कि हमें नहीं मिलता है, इस तरह से जो भी। वहीं जब हमने आशा बहू से बात करी तो आशा बहुओं का कहना था कि कभी कभी मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता हो और आंगनबाड़ी के लोग नहीं देते हैं, शायद उनको गवर्नमेंट से नहीं मिलता हो। मगर वहीं आशा बहू का ये भी कहना था कि जो किट और दवाएं हमें डॉक्टरों से मिलती है वो हम गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाते हैं। साथ ही वहां पर डफरिन के मैनेजर का ये कहना था कि जो भी शहर की औरतों को डिलीवरी के बाद 1000 और ग्रामीण औरतों को 1400 रुपये सरकार की योजना है, वो सारी योजनाएं पहुंचाई जाती है। साथ ही जो यहाँ पे भर्ती मरीज़ हैं उनको खाना और उनके अटेंडेंट को भी खाना मुहैया कराया जाता है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है पेशेंट का और आशा बहू का और डफरिन के मैनेजर का। दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, इंजेक्शन फ्री, पुष्ट आहार वगैरह ये सारी चीज़ें जो सरकार की तरफ से मिलती हैं ये सब अभी नहीं मिले।
क्या नाम है आपका? सर हमें डॉक्टरों के द्वारा किट मिलती है जो हम गर्भवती महिलाओं को देखते हैं और गांव के लोगों को जो भी समस्या होती है उनको भी देख रेख करते हैं, उनको भी वो दवाएं दी जाती हैं। का पूरा है? नहीं, हमारे यहाँ टीका हुआ लगता है। नहीं, मगर लोगों ने बताया पुष्ट आहार वगैरह नहीं मिल रहा है। हाँ, इस समय आंगनबाड़ी नहीं दे रहे हैं हमारे यहाँ। नहीं मिल रहा है आंगनबाड़ी से, पुष्ट आहार नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ टीके वगैरह लग रहे हैं। टीके लग रहे हैं पर जो है नहीं हमारी आंगनबाड़ी जो है ना, जो 20-20 में घी तेल ले सकी वितरित करती है। मगर यहाँ जो महिलाएं लाइन में लगी हैं उन्होंने बताया कि पुष्ट आहार नहीं है। यहाँ नहीं मिलता होगा, लेकिन हमारे पास में मिलता है। अच्छा, मगर बीच बीच में नहीं मिल रहा था। बीच में न मिलने का कारण है वो लोग जाने कभी कहीं सरकार न देता होगा। हमारे यहाँ पे सरकार से जैसे गंदी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो उनको बेनिफिशरीज होते हैं, जैसे शहरी क्षेत्र के होते हैं तो उनको 1000 रुपये दिया जाता है अब डिलीवरी के पश्चात, और ग्रामीण क्षेत्र के जो भी महिलाएं होती हैं उनको 1400 रुपये जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया जाता है। साथ ही जो हमारे यहाँ पे गर्भवती महिला भर्ती होती है तो उनको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुविधा और सारी दवाएँ, रहने की उनके एक अटेंडेंट को भी निःशुल्क भोजन प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पर टीके वगैरह लगते हैं गर्भवती महिलाओं को, ये सारी योजनाएं। हाँ, जो भी हमारे पुष्ट आहार, हाँ जो भी हमारे यहाँ पे शासन के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीनेशन डिलीवरी से पहले 2 टीटी लग रहे हैं, तो जैसे गर्भवती महिला की पहचान की जाती है तो उसका टीकाकरण कार्ड बनाकर उसका एनसीटी से रजिस्ट्रेशन करवा के उसको वैक्सीन दिलवाई दी जाती है, जिसमें टीटी के 2 डोज होते हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह, हॉस्पिटल मैनेजर। समाजवादी पार्टी महिला सभा द्वारा गत प्रतापगढ़ में पत्रकार शलभ श्रीवास्तव की नरसंहार हत्या पर उत्तर प्रदेश सरकार की निष्ठुरता की ओर से इशारा करते हुए दिग्गत पत्रकार के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए और पत्रकार के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि देने के योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ कोविड संक्रमण दौरान बंद चल रहे शिक्षण संस्थान जहां से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन हो रहा है, अभिभावकों को जबरन फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उस पर रोक लगाने, व्यापारी व बच्चों अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव बनाने पर अंकुश लगाने, पेट्रोल पदार्थ के दामों में आए दिन बढ़ोतरी, सरसों के तेल, दाल, चीनी के बढ़ते दामों की महंगाई पर महिला बढ़ चढ़कर अत्याचार, छात्राओं के साथ उत्पीड़न व बढ़ती बलात्कारों की घटना सहित अन्य मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन देकर सपाहियों ने प्रदर्शन करते हुए नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और केंद्र व प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई। अगर मांगों को नहीं माना गया तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगी। जी को ज्ञापन दिया जा रहा है महामहिम राज्यपाल जी को, और उसमें हम लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी मांगे लेकर आए हैं। पहला तो शलभ श्रीवास्तव जी के जो उनका आत्महत्या हुई है उस पर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही साथ उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए, उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जो इस समय कोरोना काल में सभी परिवार अभिभावक लोग पीड़ित हैं, मतलब उनका रोजगार बंद है, व्यापार बंद है, नौकरियां नहीं है, तो प्राइवेट स्कूलों में जो मनमानी स्कूली फीस वसूली जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, उस पर छूट दी जाए। तीसरा है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं और उसके ड्यूटी कर को तत्काल वापस लिया जाए। कोरोना काल में बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, मगर शायद ये मुमकिन ना हो क्योंकि नगर निगम की भी लापरवाही इसमें सामने आ रही है। क्योंकि बारिश के बाद हल्की सी जहां निरंजन पुल के नीचे कमर तक लोगों के पानी भर गया, जिसके बाद लंबी कतार में निरंजन के पुल के पास जाम लगा। खैर, ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पानी भरता हो, मगर इस बार कुछ ज़्यादा ही पानी भर रहा है। हल्की सी बारिश में भी प्रशासन और शासन लाख और सरकारें स्मार्ट सिटी के दावे कर लें, मगर नगर निगम की कलाई हल्की सी बारिश ने खोल कर रख दी है और लंबी कतारें जाम लगी। आइए सुनाते हैं यहाँ नागरिकों का क्या कहना है। बारिश तेज होती है तो यहाँ पानी भर जाता है और पब्लिक को काफ़ी दिक्कतें होती हो, जैसा कि आप काफ़ी देख रहे हैं, और मतलब हमेशा भर जाते तो कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। हमेशा यहाँ पे जल भराव समस्या है। बारिश अगर तेज हुई तो पानी भरना है। क्या नाम है आपका?
संगम नगरी प्रयागराज में कहने को तो ये सिविल लाइन का पॉश इलाका है और सबसे बड़ी बात ये विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी है जिसे इंदिरा भवन कहा जाता है। इसके सबसे टॉप फ्लोर पर विकास प्राधिकरण का कार्यालय भी है, मगर विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर का जब ये हाल है तो शहर का क्या हाल होगा आप देख सकते हैं। हल्की सी बारिश के बाद यहाँ पर सड़क पर जल भराव हो गया और जल भराव के साथ साथ गाड़ियों में भी पानी में डूब गई। और सबसे बड़ी बात गंदगी का अंबार किस तरह से लगा हुआ है जिससे कि लोगों को संक्रमण और कोरोना का खतरा जहां बढ़ा हुआ है उसके बावजूद इस तरह की गंदगी खुद विकास प्राधिकरण के मुख्यालय के कैंपस में दिखा, जहां पर यहां एक बड़ी मार्केट भी है इंदिरा भवन में इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर की, जहां लोगों की भीड़ आती जाती लगी रहती है। और यहाँ इंदिरा भवन के पीछे के हिस्से में गंदगी के अंबार लगे हैं जिसे कोई नहीं देखता। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।